हेलो दोस्तों। आप सबका जो सीटेट का भी 22 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उससे रिलेटेड ये एसएसटी का सोशल स्टडी एंड साइंस का पेपर है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आते रहते हैं। कुछ नए क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। कह रहा है भीमबेटका का पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भीमबेटका का पूरा स्थल जो है दोस्तों हमारा, इसमें जो ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट दे रखा है, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र और चौथा कर्नाटक। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, सेकंड आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, सॉरी दोस्तों, सेकंड आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निचले छोर पर पाए जाते हैं और जहाँ पर दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों पर आरंभ होते हैं। और ये भीमबेटका जो है, ये 700 से अधिक शैलाश्रय हैं और जिसमें 400 शैलाश्रय चित्र द्वारा बनाए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले श्रीगुप्त हैं या चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त हैं या समुद्रगुप्त हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, फोर्थ आएगा, यानी कि पहले श्रीगुप्त हैं, फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, फिर स्कंदगुप्त हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, ये अभिकथन है और कारण कह रहा है गंजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। तो जो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा, थर्ड आएगा। ये दोनों ही सही हैं और ए आर का रीजन भी है, यानी कारण है। पिछतक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह 40 खंभों का एक सभा भवन है। मेहर आबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन है या आयताकार अहाते हैं। ये 34 का जो क्वेश्चन है, इसमें जो दे रखा है 34 का हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। ये मेहर आबदार प्रवेश द्वार है, क्योंकि जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इस प्रवेश द्वार का प्रयोग हुमायूं के मकबरे से सबसे पहले हुआ था और यह मकबरा विशाल और औपचारिक चारबाग के मध्य स्थित है और इसका निर्माण 8 स्वर्गों, यानी स्वर्ग को जैसे इन्होंने मुगलों में हरत बिहरत की परंपरा से स्टार्ट हुआ था। क्या रखा है, अवरोही क्रम में हमें इस काल क्रम को लगाना है। आइए लगाते हैं इसको। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान और बौद्ध धर्म का उदय। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, फोर आएगा। पहले हमारा मौर्य साम्राज्य का उत्थान आएगा, फिर बौद्ध धर्म का उदय आएगा, फिर वर्ण व्यवस्था का उदय आएगा, फिर ए ऋग्वेद आएगा। ये उल्टा क्रम है, इसी और सीधा करते हैं तो ए बी डी सी आएगा इसे, अगर हम सीधा करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये पहले मौर्य जो साम्राज्य का उत्थान 322 ईसा पूर्व में होता, जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल था उस समय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और उसमें बौद्ध धर्म फिर 6ठी शताब्दी में आए थे। फिर वर्ण व्यवस्था आई थी 1000 से 600 वर्ष की ईसी पूर्व में। फिर ऋग्वेद की रचना हमारी 11,500 के बीच से 1000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, करीब 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हलों के फाल सम्मिलित हैं, बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। तो इसमें क्या रखा है, बी लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही हैं। ए और बी की में संबंध में रिलेशन है एक दूसरे का। और चौथा है ए बी दोनों ही सही हैं या ए बी में कोई संबंध नहीं है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, थर्ड आएगा, ये दोनों ही सही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 37, क्या रखा है कि चोल शासन के में भूमि प्रकार का एक सही विकल्प के साथ मिलान करें। यानी कि सही विकल्प में बताना है
कि वेम्बलन नवगाई कहाँ पर है, या ब्रह्मदेव किससे रिलेटेड है, शाला भोग किससे है, ये देवदान किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो आएगा ऑप्शन हमारा सेकंड आएगा, जो ए है, यानी कि वो हमारा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से है। बी हमारा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि से है। सी हमारा शाला भोग जो है हमारा सेकंड, यानी किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए है। और डी हमारा देवदान मंदिर के उपहारकों में दी गई भूमि से है। ठीक है, ये चौल शासन के राज में वेम्बलन नवगई भूमि स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और जो ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अभी कथन दे रखा है 1765 से ईस्वी के बाद बंगाल की व्यवस्था अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों को बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। रीजन यानी जो कारण दे रखा आर, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ये दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। क्योंकि जब बंगाल में बुरा अकाल जब पड़ा था तो उस किसानों पे तो कई खेती चौपट हो गई थी, और 1770 में अकाल पड़ने से करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों से जीत हुई थी, और अंग्रेजों की जीत हुई थी। और युद्ध के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख स्थापित हुआ। और बंगाल के दीवानी जो मिलने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करें और कम से कम कीमत पर अच्छे सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। और अंग्रेजों द्वारा बंगाल में वसूले गए राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने का किसका योगदान था। तो आपको पता है कि प्रतिप्रथा जो सती प्रथा को प्रतिबंधित यानी रोक लगाने का, ये हमारा राजा राम मोहन राय जी का था। उन्होंने स्वयं अपने सगी भाभी से शादी करके इसको प्रथा को रोका था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, जिन्हें ये राजा राम मोहन राय को हम क्या नाम है आधुनिक भारत का पुनः जागरण के पिता भी कहते हैं, और ये क्या नाम है एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर ने मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन में शक्ति दिखाना था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ए आर दोनों सही हैं, या ए आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर एक ही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा। इसमें क्या रखा है कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश को लिए 3 प्रवेश आंदोलन चलाए थे। वो देश को दिखाना चाहते थे कि वह समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की पकड़ कितनी मजबूत थी, लेकिन लगातार विरोध करने पर इसको कम किया जा सकता है, और एक कथन इसलिए सही है, आर इसका गलत है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 41, निम्नलिखित सुधार को जो नेताओं को सही मिलान करना है। पटुआ पंथ क्या था, सत्यशोधक समाज किससे रिलेटेड है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज मैंने आपको बताया था अभी, ब्रह्म समाज मैंने आपको बताया था जो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, यानी कि डी इसका सेकंड ऑप्शन है। अब डी का सेकंड ऑप्शन किस में आ रहा है, एक तो थर्ड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है। और
जो हमारा आर्य समाज, आर्य समाज हमारे आर्य समाज हमारे इससे रिलेटेड है, स्वामी दयानंद सरस्वती से। और बी जो है सत्यशोधक समाज के जो है वो ज्योतिराव फूले हैं। और जो मटुआ पंथ है वो हमारा हरिदास ठाकुर है। तो यानी ए का थर्ड यानी कि इसी में आ रहा फोर्थ में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मट एक ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जो मटुआ पंथ है इसमें धर्म सुधार के आंदोलन चलाया गया था, जो 1860 ईस्वी के आसपास अविभाजित भारत को बंगाल में शुरू हुआ था। और इसका प्रारंभ करने वाले हरिश्चंद्र ठाकुर अनुयायी थे। हरिदास ठाकुर या हरिश्चंद्र ठाकुर नाम था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 42, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प करिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। और कह रखा है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रीयवादी नेता का ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। ये दोस्तों गलत है इसका। तो 42 का जो आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों कह रहा है 43 में अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया। और उसके बाद कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया। आर जो रीजन दे रखा है। अब मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों ने कई जगह पर बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ गए। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है, ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं, ए आर दोनों सही हैं। आ, किंतु ए का कारण आर है। ए आर दोनों सही हैं, ए का कारण आर नहीं है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा। ये दोनों सही हैं, ए आर का रीज़न है क्योंकि 1857 के क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के लिए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के लिए डिसीजन लिया था। और इसका प्रमुख कारण क्या है, 1857 की विद्रोह में सिपाहियों का कई स्थानों पर बगावत करना भी था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अभिकथन 44, अभिकथन में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। और और रीजन यानी कारण देखा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 में सुझाव दिया कि असमिया बंगला उड़िया तमिल मलयालम कन्नड़ तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा में पुनः तय किया जाए। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। इसका जो आएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड आएगा। ए आर दोनों ही सही हैं पर ए आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है। दोनों ही जो भाषाओं के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए नीतियों की विरोधी तो थे, साथ में राज्य का पुनर्गठन 1956 की फजल अली की अध्यक्षता में सुझाव दिया गया था, जो असमिया बंगला उड़िया तमिल मलयालम कन्नड़ तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय करना था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 45, क्या रखा है इसमें कि आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश के अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल सात तारों का समूह है जो सप्तऋषि भी कहा जाता है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदल देता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखाता है। तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो दे रखा है ए बी सी डी, ये जो सही है या नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा ए बी और डी, ये तीनों ही सही हैं। आप देख सकते हैं ए हम रात के अवकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे होते हैं, गर्मी और प्रकाश के अनुभव के नहीं करते हैं, वो बहुत दूर दिखते हैं।
और ध्रुव तारा अपना स्थान बदल देता है, और चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों ए बी डी, यानी बी, ए और बी सही है और डी सही है, सी इसका गलत है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब के विषय में यानी 46, ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है, ये सही है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है, और ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और ना घूमने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, फर्स्ट आएगा ए बी सी, तीनों ही सही हैं, बाकी चौथा नहीं है, क्योंकि स्थिर नहीं होता कभी, ये मतलब फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी सिर से ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान माध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा और एवं उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे शीत कटिबंधीय होते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, या उष्ण कटिबंधीय होते हैं, या उत्तर और दक्षिण ध्रुव वाले होते हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध होते हैं ये। इसमें यार कभी कभार दोपहर का सिर सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, और ये कटिबंधीय उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, अगर भारत ग्रीनविच पूर्व से 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व स्थित है, भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न होता है। अपराह्न मतलब दोपहर का समय होता है, पूर्वाह्न इससे सुबह का समय होता है। तो इसका मतलब क्या होगा 1 बजे। तो यानी कि आप ध्यान रखना, अगर भारत में जो भारत का समय ग्रीनविच मध्यम से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है, और यदि ग्रीनविच 1 बजे अपराह्न होगा तो भारत में लगभग 6:30 बजे अपराह्न होगा, यानी कि 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नर्म कास्ट वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन में, दूसरा शीतोष्ण सदाबहार वन में, शंकुधारी वन में, या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये शंकुधारी वन में उगते हैं, जहाँ पर कई सारे लोमड़ी, मृग, ध्रुव भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, और ये उच्च अक्षांशों के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिसे हम टैगा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभी कथन में 50, स्थल की ऊंचाई और एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं, और वनस्पति की विरुद्ध ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, हमारा सेकंड आएगा, जो दोनों सही हैं। ए आर ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो इतनी भी स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित तो होती हैं, साथ में ऊंचाई वाले स्थान पर पाई जाने वाली इस वनस्पति विशेष प्रकृति की होती है, और वनस्पति की वृद्धि ढाल मिट्टी की जो परत होती है वो बहुत मोटाई पर निर्भर करती है। जैसे रेगिस्तान की छोटी झाड़ियों का अधिक पाए जाना, और पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई के पेड़ पौधों का पाए जाना, ये सब होता है इसके अंदर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 51, क्या रखा है महासागरीय जो ये सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित सुलमित, ये हमें मैचिंग करनी है। तो दोस्तों, जो ज्वार भाटा आता है वो कहाँ आता है, दिन में 2 बार नियम के महासागर के जल का उठना और गिरना, ये तो ज्वार भाटा आता है, यानी बी का सेकंड ऑप्शन आएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, और साथ में यानी बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड किस में है, ये 4th पार्ट में ओनली, तो आप ये देख सकते हैं 4th होगा। ठीक है,
और ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ पर होती हैं, इसका मतलब फोर्थ है, यानी ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर होती हैं, यानी ए का 4 ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है। और सी हमारा 1 है, यानी तरंगे महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना और गिरना होता है। और ये गर्म महासागरीय धाराएं क्या है, भूमध्य सागर के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक है, समझ पाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 51, भारत में, एक मिनट, 51 के बाद 50 ये आएगा 52 हमारा। ठीक है, मानसून पवनें क्या होती हैं, ग्रहणी पवनें, स्थायी मौसमी पवनें, स्थायी पवनें या स्थानीय पवनें। मानसून पवनें जो होती है हमारी दोस्तों, ये मौसमी पवनें होती हैं। जो क्या बोलते हैं, मानसूनी पवनें सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर के बहने की ओर पवनों के लिए किया जाता है, और ये 6 दिशाओं में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम और शेष 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती रहती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें भी वायुमंडल में जो परतों को ये करना है, मिलान करना है दोस्तों, मैचिंग करनी है। क्या रखा है 53 में, बाहरी मंडल कहाँ पर है, क्षोभ मंडल किससे ऊपर है, संताप मंडल और बाह्य मंडल, बाह्य मंडल और बाह्य मंडल। तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल होती है सबसे निचली परत होती है, वो नीचे की परत, तो यानी कि बी का थर्ड आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, बी का यानी कि थर्ड आएगा, सबसे निचली परत, यानी बी के थर्ड में, यानी कि आपका एक हैगा ये फोर्थ में भी है, सेकंड में भी है, और कहीं नहीं है। और अगले में आप देखते हैं संताप मंडल क्या है, जिसमें हम ओजोन गैस हमारी पाई जाती है, तो सी का यानी कि फोर्थ पार्ट। ठीक है, यानी कि यही आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 54, क्या रखा है, क्षेत्रों एवं वन परिवहन के उपयोग में होने वाले पशुओं का सम्मिलन, यानी इसका भी मैचिंग करना है। एडिज पर्वत कहाँ है, तिब्बत में क्या होता है, भारतीय मरुस्थल और भारतीय पहाड़। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन आएगा 54 का, जो एडिस पर्वत है वो हमारा लामा में है, और तिब्बत जो है, तिब्बत हमारा याक में है, यानी तिब्बत में याक पाया जाता है। भारतीय मरुस्थल हमारा क्या है, ऊँट और बैल, यानी कि पहले का, सी का फर्स्ट है। एडिस पर्वत हमारा लामा में है, थर्ड है इसका। तिब्बत हमारा याक में है, और भारतीय पहाड़ हमारा खच्चर और गधे पाए जाते हैं। तो इसके मुकाबले में हमारा क्या बना, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो अभी कथन दे रखा है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, यानी कुछ संसाधनों का अधिक आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। अब कह रहा दोनों सही हैं, या आर ए की सही व्याख्या करता है, आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन आएगा हमारा 1 आएगा, दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 56, हम नागरिकों और शिक्षकों के तौर पर पौधों और जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि शिक्षार्थियों और सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, उद्यानों और रिक्त स्थानों का कूड़ा डालना, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों सेकंड आएगा, जिसमें हम ए सी डी, यानी ए सी डी, ये नहीं हो सकता खाली जगह पे तो कूड़ा हम डालें, या कोई हरी भरी घास है तो वहाँ पर कूड़ा डालें, बी गलत आ जाएगा। बाकी तीनों ये ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 57, क्या रखा है, निम्नलिखित को पढ़िए और मिट्टी के संरक्षण के सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मखेला। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फोर्थ आएगा, बी सी डी, यानी केमिकल रासायनिक का उपयोग ना करके हमें नॉर्मल ये चीज़ें करनी चाहिए, जिसमें मल्च बनाना, समोच्च रेखाएं रोधिकाएं बनाना, रक्षक मखेलाएं, मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति है। मृदा संरक्षण से
उन विधियों से है जिसमें मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियाँ यानी अलग अलग मेथड को अपनाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 58, भारत में यथेष्ट यानी बहुत सामाजिक संस्कृतियाँ विविधताएँ हैं और विविधताएँ अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती हैं। ए और बी दोनों सही हैं। बी एक ही व्याख्या करता है, ए बी दोनों सही हैं। बी एक ही व्याख्या नहीं करता, ए सही है बी गलत है, ए बी दोनों गलत है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा, ए सही है बी इसका गलत है। हमारे देश के अंदर भारत में अलग अलग परंपराएं होती हैं जो सभी एक जगह पर रह कर के भी अपना काम अपना सारी चीज़ों को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है विलक्षण है यानी कि अलग अलग है और विविधता क्या है अनिवार्य रूप से समान अवसर को प्रेरित नहीं करती है। इसलिए ओनली ए सही है, इसका बी गलत है। 59 में क्या है, हमें मैचिंग करना है। लोगों को एक छवि में बांधना क्या होता है, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, किसी के साथ दूसरे के साथ अपेक्षा या अ- अस अम- असमुचित रूप से व्यवहार करना या शुद्धता और अशुद्धता को मानना। तो दोस्तों इसमें जो आएगा हमारा जो ए होगा वो लोगों को एक छवि में बांधने का, तो यानी रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी पहला आएगा इसका, पहले का थर्ड। फिर जो दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना वो हमारा फर्स्ट आएगा, पूर्वग्रह है। किसी के साथ दूसरे के साथ अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना ये हमारा फोर्थ है, भेदभाव करना। और शुद्धता अशुद्धता को मानना ये स्पृश्यता का है। तो इसका पहला ऑप्शन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या रखा है, कह रहा है गाँव यानी 60 क्वेश्चन है, गांव में जमीन और भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी और जिला अधिकारी। आप तो इस क्वेश्चन को जानते होंगे, गांव में कौन जमीन को नापता है, हमारा पटवारी होता है जो इस चीज़ को नापता है। क्योंकि रिकॉर्ड रखने का अधिकार यानी ज़मीन का रिकॉर्ड रखने का नापने का अधिकार उसी के पास होता है, पटवारी के पास। पटवारी इसको हम लेखपाल भी कहते हैं, राजस्व विभाग से ग्राम स्तर का अधिकारी होता है जिन्हें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, कारनामा अधिकारी, शान बोगैरो, लेखपाल आदि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला इसका जो पार्ट जो बच गया है मैं उसको अगली अगली वीडियो में लेकर आऊँगा जिसके बाद का क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मुझे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।